हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सीए राखी अग्रवाल। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिट फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। टैक्स ऑडिट किसके ऊपर एप्लीकेबल है? टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस ऑन दैट। का क्या लिमिट है, आज हम लोग जानेंगे। व्हाट इज टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। टैक्स ऑडिट क्या है, टैक्स ऑडिट किसको कराना पड़ता है और टैक्स ऑडिट कौन करता है, ये आज हम जानेंगे। Following SSCs are required to get their account audited by a chartered accountant and to furnish electronically the audit report in a specified form 1 month prior to the due date of filing of the returns of। आप अपना रिटर्न फर्निश करोगे। अगर आप एसएससी हो जिन पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, उनका ड्यू डेट फॉर फाइलिंग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इज द 30 सितंबर और उनका रिटर्न फाइल करने का डेट है 31 अक्टूबर। सो जो भी एसएससी है जिसपे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, उनको ऑडिट चार्टेड अकाउंटेंट करता है और वो रिपोर्ट फर्निश करता है इलेक्ट्रॉनिकली 1 मंथ प्रायर टू द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स ऑफ इनकम। वो रिटर्न्स ऑफ इनकम जब एसएससी फाइल करेगा उसके पहले उसका टैक्स ऑडिट हो जाना चाहिए। इनकम टैक्स लॉ also mandate an audit of certain taxpayers called as a tax audit. Tax audit क्या है? Is an examination or review of accounts of any business or profession carried on by the taxpayer from an income tax viewpoint. टैक्स ऑडिट इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव से होता है। इनकम टैक्स बोलता है कि आप अपना टैक्स ऑडिट करवाइए। ये क्या होता है? एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स और रिव्यू ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द टैक्स पेयर। टैक्स पेयर जो भी बिजनेस कैरी ऑन करता है, या तो वो बिजनेस करता है या प्रोफेशन करता है, उन पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाता है अगर वो स्पेसिफाइड लिमिट को क्रॉस करे अंडर सेक्शन 44AB का। पहले तो हम लोग ये जानते हैं ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टैक्स ऑडिट करने का क्या पर्पस होता है। टैक्स ऑडिट इज कंडक्टेड टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव: ensure proper maintenance and correctness of the books of accounts and certification of the same by a chartered accountant। चाहिए इंश्योर किया जाता है कि जिस टैक्स पेयर का चार्टेड अकाउंटेंट टैक्स ऑडिट कर रहा है, उनका प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स होना चाहिए और बुक्स ऑफ अकाउंट्स करेक्ट होना चाहिए, तभी वो सर्टिफाई करता है उसको। रिपोर्टिंग ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिपेंसीज, अगर वो कुछ ऑब्जर्व करता है कि कुछ डिस्क्रिपेंसीज है इन द एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तब वो उसको रिपोर्ट करता है। कौन? चार्टेड अकाउंटेंट रिपोर्ट करता है अपना ऑब्जर्वेशन। अगर वो फाइंड करता है एनी डिस्क्रिपेंसीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन बाय द टैक्स पेयर, टू रिपोर्ट प्रेस्क्राइब इंफॉर्मेशन such as tax depreciation, compliances of various provisions of income tax laws. These enable tax audit authorities to verify the correctness of the income tax return filed by the taxpayer. Calculating and verifying total income, claims for deduction etc. also becomes easier. तो टैक्स ऑडिट करने से क्या होता है कि अगर कोई भी टैक्स पे अपना रिटर्न फाइल करता है तो वो करेक्ट रिटर्न फाइल कर पाता है क्योंकि उनका ऑडिट हो चुका होता है। तो रिटर्न जब वो अपना लगाता है इनकम टैक्स में, तो वो करेक्ट इनकम टैक्स रिटर्न जाता है। टर्नओवर लिमिट फॉर इनकम टैक्स ऑडिट, ऑडिट करवाने का, इनकम टैक्स ऑडिट करवाने का क्या लिमिट प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 44AB में? अ टैक्स पेयर इज रिक्वायर्ड टू हैव अ टैक्स ऑडिट कैरिड आउट if the sales, turnover or gross receipts of the business exceed ₹1 crore। अगर टैक्स पेयर को ऑडिट करवाना पड़ता है, टैक्स ऑडिट, अगर उसका अगर वो बिजनेस कर रहा है तो उसका सेल्स, टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट एक्सीड होना चाहिए 1 करोड़ से ज्यादा, तभी उस पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है। और प्रोफेशन के केस में 50 लाख से ज्यादा इन फाइनेंशियल ईयर अगर उसका सेल्स, टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स एक्सीड होता है 50 लाख से ज्यादा इन केस ऑफ प्रोफेशन, तो उनको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ता है। हाउएवर a taxpayer may be required to get their account audited in certain other circumstances also।
कुछ अदर सर्कमस्टांसेस है, क्लॉजेज है जो कि 44AB में मेंशन्ड है। अगर कुछ अदर सर्कमस्टांसेस भी है तो उस केस में भी टैक्स ऑडिट करवाना पड़ता है, वो हम लोग आगे डिस्कस करें। टैक्स ऑडिट में अमेंडमेंट आया था इन फाइनेंस एक्ट 2021 में, with effects from 1st April 2021, the threshold limit for applicability of tax audit is increased to 10 crore. In case cash transaction do not exceed 5% of the total transaction, that is cash receipts and payment दोनों ही। यहाँ पे टोटल ट्रांजेक्शन बोला गया है कि कैश रिसीट्स आपका 5% से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए और कैश पेमेंट भी आपका 5% से ज्यादा कैश पेमेंट नहीं होना चाहिए, तब आपका टर्नओवर ना एक्सीड कर दिया जाएगा। आपको 1 करोड़ में ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा, फिर आपको लिमिट बढ़ा के 10 करोड़ अगर आपका सेल्स, टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स 10 करोड़ है तभी आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। ये बेनिफिट दिया गया है टू द टैक्स पेयर जिनका ज्यादातर ट्रांजेक्शन मतलब डिजिटल ट्रांजेक्शन है, मतलब 100% जिनका ट्रांजेक्शन डिजिटल है तो उनपे लिमिट है टैक्स ऑडिट करवाने की 10 करोड़ की। ज्यादातर कैश ट्रांजेक्शन है तो उनके लिए लिमिट है 1 करोड़। जैसे कि 90% कैश ट्रांजेक्शन है उनका तो उनके लिए लिमिट है 1 करोड़ की, पर जिनका 96% डिजिटल ट्रांजेक्शन है कि सारा ट्रांजेक्शन पेमेंट भी वो डिजिटल करते हैं तो उनके लिए लिमिट है 10 करोड़। मतलब 5% से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए कैश ट्रांजेक्शन अगर आपको 10 करोड़ का बेनिफिट लेना है, लिमिट 10 करोड़ का बेनिफिट लेना है तो आपका कैश ट्रांजेक्शन 5% ऑफ टोटल रिसीट्स और टोटल पेमेंट, मतलब कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट 5% से एक्सीड नहीं होना चाहिए of total receipts or total payment. Categories of taxpayer who are mandatory required to conduct tax audit of their records. In case of business, अगर वो business कर रहे हैं, clause A of section 44A भी बोलता है अगर कोई भी person taxpayer business कर रहा है जो कि carrying on business और वो presumptive taxation में नहीं जाता है, not opting for presumptive taxation scheme और वो business कर रहा है और उसका सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसीट एक्सीड करता है 1 करोड़ इन एनी प्रीवियस ईयर तो उसको ऑडिट कराना जरूरी है, टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी है। पर अगर एसएससी बिजनेस करता है 10 करोड़ का उसका टैक्स ऑडिट का लिमिट बढ़ा दिया गया है अगर वो उसका कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट इज लेस देन 5% ऑफ द एग्रीगेट रिसीट्स एंड पेमेंट। अगर उसका टोटल कैश रिसीट्स और पेमेंट लेस देन 5% है तो उसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट है टैक्स ऑडिट करवाने का 10 करोड़ का। तो दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सपोज इफ एन एसएससी हैज अ टर्नओवर ऑफ 9 करोड़, तो ये 1 करोड़ से ज्यादा है, 1 करोड़ से ज्यादा है मतलब इस पे टैक्स ऑडिट तो अप्लाई हो गया। पर अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया तो फुलफिल है कि इसका सेल्स टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो टैक्स ऑडिट अप्लाई हो गया। पर हम लोग ये देखेंगे कि दूसरा क्राइटेरिया इसका वेदर द टोटल रिसीट्स, इसका जो टोटल रिसीट्स है वो 24 करोड़ का है और पेमेंट है इसका 6 करोड़ का और उसमें देन द कैश पोर्शन ऑफ रिसीट्स शुड बी एंड कैश पेमेंट शुड बी लेस देन रुपीज 30 लाख जो कि 5% से लेस है। 6 करोड़ का 5% कीजिए 30 लाख होता है और इसका पेमेंट जो है 30 लाख से कम है और अगर आप 24 करोड़ का 5% करोगी तो 1.2 करोड़ से कम है। तो मतलब ये सेकेंड क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो इसका लिमिट एक्सीड हो जाएगा टैक्स ऑडिट करवाने का 10 करोड़। 10 करोड़ का एप्लीकेबिलिटी आता है, इस पे टैक्स ऑडिट होगा तभी जब इसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होगा। और जनरल केस में इफ एनी ऑफ दिस, अगर इसका कैश पेमेंट और कैश रिसीट 5% से ज्यादा होता तब इसके ऊपर लिमिट आती 1 करोड़ की, तब इस पे 1 करोड़ की लिमिट आती और इसको टैक्स ऑडिट कराना पड़ता। अभी इसको टैक्स ऑडिट नहीं कराना बिकॉज इसका लिमिट जो 5% से लेस है कैश ट्रांजेक्शन, कैश पेमेंट और कैश रिसीट और इसका टर्नओवर भी 9 करोड़ का है तो इस पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है।
Now we are going to discuss about clause 44AB, clause B. Section 44AB का clause B क्या बोलता है? In case of profession, अगर if an assessee practice a profession and his gross receipts exceed 50 lakh rupees in any previous year, he need to get his account audited. कहने का प्रोफेशनल्स के लिए लिमिट है टैक्स ऑडिट करवाने का, अगर 50 लाख रुपीज से एक्सीड होता है ग्रॉस रिसीट्स, तभी उनको टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता है, मतलब उनको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा इन केस ऑफ प्रोफेशनल। अगर प्रोफेशन के केस में एक अमेंडमेंट है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024, ये 50 लाख का लिमिट को इंक्रीज करके 75 लाख कर दिया गया है। अगर इफ द कैश रिसीव्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यहाँ पे सिर्फ रिसीप्ट्स के बारे में बोला गया है। इन केस ऑफ प्रोफेशनल सिर्फ रिसीप्ट्स, कैश रिसीप्ट्स, नॉट पेमेंट। इफ द कैश रिसीव्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डू नॉट एक्सीड 5% ऑफ द टोटल ग्रॉस रिसीट्स, टोटल ग्रॉस रिसीट्स में से कैश रिसीट 5% या उससे कम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तब टैक्स ऑडिट करवाने की लिमिट को 50 लाख ना करके 75 लाख रुपीस कर दिया गया। अगर किसी भी प्रोफेशनल का ज्यादातर ट्रांजैक्शन डिजिटल ट्रांजैक्शन है और कैश ट्रांजैक्शन 5% या उससे कम है, तो उनके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट है टैक्स ऑडिट करवाने की 75 लाख रुपीस इंस्टेड ऑफ रुपीस 50 लाख। 50 लाख रुपीस जिनका कैश ट्रांजैक्शन ज्यादा है उनके लिए लिमिट है, और जिनका कैश ट्रांजैक्शन कम है 5% से कम और ज्यादातर डिजिटल ट्रांजैक्शन है, सब पेमेंट जो रिसीव करते हैं वो प्रोफेशनल फीस या कुछ भी कैश रिसीव करते हैं वो 5% से कम है, तब उनके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट है फॉर डूइंग द टैक्स ऑडिट इज 75 lakhs. फॉर एग्जाम्पल इफ द ग्रॉस रिसीट्स इज 80 lakhs, 80 lakhs रुपीज होते ही आपका टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाता है। एंड द टोटल रिसीट्स आपका 5 करोड़ का है, उसमें से कैश रिसीट्स, इफ द रिसीट्स इन कैश इज लेस देन 4 lakhs, जो कि आपका 80 lakhs से का 5% से कम है, स्टिल ये 80 lakhs का लिमिट क्रॉस कर गया है, तो आपके लिए टैक्स ऑडिट करवाना मैंडेटरी हो जाता है। बिकॉज यहाँ पे दो कंडीशन देखा जाता है, पहला तो अगर 5% से लेस है और थ्रेशोल्ड लिमिट 75 lakhs तक आपका एग्जेम्पशन है कि 75 lakhs तक आपको टैक्स ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ग्रॉस रिसीट्स 80 लाख रुपीज है जो कि थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर रहा है, तो आप पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। नॉन अकाउंट पेड चेक और बैंक ड्राफ्ट आर कंसीडर्ड एज कैश रिसीव। केस ऑफ प्रोफेशन, नॉन अकाउंट पेड चेक से अगर आप कुछ रिसीव कर रहे हैं या बैंक ड्राफ्ट से कुछ रिसीव कर रहे हैं तो उसको कैश रिसीट्स माना जाएगा। कैरिंग ऑन प्रोफेशन एलिजिबल फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44 ADA। अगर कोई प्रोफेशनल है और वो 44 ADA ऑप्ट करता है, जिसका कि ग्रॉस रिसीट्स लेस देन 50 lakhs है, वो 44 ADA ऑप्ट कर सकता है। और वो अगर इन एनी ईयर अगर 44 ADA ऑप्ट करता है वो, और फिर इन नेक्स्ट ईयर वो क्लेम करता है प्रॉफिट lower than the 50% of the total receipts from such profession, और अपना प्रॉफिट लेस देन 50% ऑफ द टोटल रिसीट दिखाता है, तो और इनकम उसका एक्सीड करता है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, इन दैट केस ऑल्सो उस प्रोफेशनल्स को टैक्स ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। तो अगर वो 44 ADA ऑप्ट कर रखा है और फिर इन नेक्स्ट ईयर अगर वो प्रॉफिट lower than 50%, 50% is the percentage 44 ADA में, अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपको 50% ऑफ द टोटल रिसीट दिखाना पड़ेगा एज इनकम, और उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उससे कम दिखाते हो, जैसे कि 20% या 25% या 30% या 40% आप ऐसे दिखाते हो जो कि 50% से कम है, तो और आपका इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना मैंडेटरी। क्लॉज 44 ABC क्या बोलता है? अगर एससी है कैरिंग ऑन ए बिजनेस एलिजिबल फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44 AE, 44 BB, 44 BBB एंड ऑप्ट फॉर द सेम इन द प्रीवियस ईयर। 44 AE का बिजनेस करता है जो कि पर्सन इंगेज इन द बिजनेस ऑफ फ्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज, मतलब हायर करता है, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करता है
या तो हायर करता है या अपना ट्रांसपोर्ट को लीज करता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या दूसरे को अपना ट्रक हायर पे दे देता है, लीज करवा देता है। तो अगर पर्सन ऐसा कुछ बिजनेस में है, पर्सन इज इंगेजिंग इन द बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज and own not more than 10 good carriage at any point in previous year। 10 व्हीकल से ज्यादा, 10 ट्रक से ज्यादा उसके पास नहीं होना चाहिए, तो उसको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता। लेकिन उस पे भी टैक्स ऑडिट कब एप्लीकेबल होगा? अगर वो जो भी स्पेसिफाइड लिमिट है इसमें 44 ए क्लेम प्रॉफिट और गेन लोअर देन द प्रेस्क्राइब लिमिट अंडर द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। 44 ए में जितना लिमिट प्रेस्क्राइब्ड है उससे कम प्रॉफिट अगर दिखाता है तो उसको बुक्स भी मेंटेन करना पड़ेगा और टैक्स ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। 44 बी नॉन रेसिडेंट engaging in the business of providing services or facilities in connection with or supplying plant or machinery on hire used or to be used in the prospecting or for extraction of or production of mineral oil। 44 ए भी नॉन रेसिडेंट पे एप्लीकेबल है। नॉन रेसिडेंट जो कि इंगेज है, अपना सर्विस प्रोवाइड करता है या सप्लाई करता है प्लांट मशीनरी, या तो हायर मतलब हायरिंग कॉन्ट्रैक्चुअल सप्लाई करता है इन द प्रोस्पेक्टेशन, एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोस्पेक्ट करने के लिए, तो उस पे लिमिट प्रेस्क्राइब्ड है। अगर उससे कम वो प्रॉफिट दिखाता है तो उसको ऑडिट करवाना पड़ता है, टैक्स ऑडिट। 44 बी भी नॉन रेसिडेंट के लिए ही है, जो कि सिविल कंस्ट्रक्शन और बिजनेस ऑफ इरेक्शन ऑफ प्लांट मशीनरीज और टेस्टिंग और कमीशनिंग देयरऑफ इन कनेक्शन विद द ट्रंक की पावर प्रोजेक्ट अप्रूव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। अगर कोई नॉन रेसिडेंट है जो कि कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, सिविल कंस्ट्रक्शन या बिजनेस ऑफ इरेक्शन ऑफ प्लांट या मशीनरी या टेस्टिंग या कमीशनिंग का काम कर रहा है इन पावर प्रोजेक्ट में जो कि गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड है, अगर वो अपना प्रॉफिट जो भी 44 बी में एक प्रेस्क्राइब लिमिट है उससे प्रॉफिट कम दिखाता है तो उसको भी टैक्स ऑडिट। नाउ सेक्शन 44 ए बी क्लॉज डी। क्लॉज डी इसका क्या बोलता है सेक्शन 44 ए बी का? अगर कोई भी एसएससी है जो कि प्रोफेशन है, उसका प्रोफेशन है कवर्ड अंडर सेक्शन 44 एडीए में कवर्ड है, और ये बेनिफिट सिर्फ इंडिविजुअल फर्म, पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ को मिलता है, एलएलपी को नहीं मिलता है। बीइंग अ प्रोफेशन अंडर सेक्शन 44 AA1 क्लेम हिज इनकम। अगर वो अपना इनकम लोअर देन द प्रॉफिट और गेन शो डीम टू बी द प्रॉफिट एंड गेन ऑफ हिज प्रोफेशन अंडर सेक्शन 44 एडीए में अगर उसने कभी क्लेम किया, 44 एडीए का बेनिफिट लिया, 50% से कम का प्रॉफिट दिखाया, 50% ऑफ इस ग्रॉस रिसीट्स से कम का प्रॉफिट अगर दिखाया और उसका इनकम मैक्सिमम अमाउंट से ज्यादा है, तो इन द प्रीवियस ईयर शैल उसको टैक्स ऑडिट करवाना है। It is pertinent to note that the coverage of under section 44 ADA of the gross receipts have to be less than 50 lakhs। So अगर 44 ADA का बेनिफिट लेना है तो उसका ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख से कम होना चाहिए, तभी वो 44 ADA ऑप्ट कर सकता है। और however for the assessment year 24-25 the limit of gross receipts under section 44 ADA को भी 75 lakhs कर दिया गया। Aggregate of the amount received in cash does not exceed 5% of the gross receipt। 44 AB clause E। क्लॉज ई है, सेक्शन है एनएससी जो कि बीइंग एन इंडिविजुअल, एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म हो सकता है पर एलएलपी नहीं हो सकता, बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है, वो 44 एडी का बेनिफिट लेता है इन द प्रीवियस ईयर। अगर वो 44 एडी का बेनिफिट लेता है इन द प्रीवियस ईयर और वो सोचता है कि हम अपना प्रॉफिट दिखा दे 8% या 6% प्रॉफिट दिखा दे और इन वन फाइनेंशियल ईयर, और फिर वो सोचता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मेरा तो प्रॉफिट अभी 6% और 8% से कम है, तो हम अपना टैक्स ऑडिट करवा लेता है और अपना 2% प्रॉफिट दिखा देता है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर एसएससी
एक बार 44 AD से AD ऑप्ट करता है तो उसको 5 इयर्स कंटिन्यूअस 5 इयर्स तो 44 AD को अप्लाई करना पड़ता है। अगर वो उससे ऑप्ट आउट करता है, अगर नेक्स्ट ईयर अगर उसने 44 AD ऑप्ट किया और नेक्स्ट ईयर वो उससे ऑप्ट आउट करता है तो उस ऑप्ट आउट होने के नेक्स्ट 5 इयर्स तक वो 44 AD को मतलब उसमें जा नहीं सकता, फिर उसको 5 इयर्स तक कंटिन्यूअस 5 इयर्स तक टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। वही बोल रहा है एनएससी बीइंग एन इंडिविजुअल HUF और पार्टनरशिप फर्म एक्सक्लूडिंग LLP carrying on business shall, if the provision of subsection 4 section 44 AD are applicable in his case, that is अगर वो ऑप्ट आउट करता है ऑफ द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन in any one financial year out of the lock-in period and his income exceed the maximum amount which is not chargeable to income tax in any previous year, get his account audited of such previous year audited by the accountant before the specified date and furnish by that date the report of such audit in the prescribed form duly signed and verified by the 44 AD में बेनिफिट मिलता है कि आप 8% और 6% अपना प्रॉफिट दिखा दीजिए और आपका लिमिट अगर 2 करोड़ तक है तो आप पे टैक्स ऑडिट अप्लाई नहीं होगा। अगर आप 44 AD ऑप्ट करते हो और अपना प्रॉफिट 8% और 6% दिखाते हो तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन नहीं करना है और आपको टैक्स ऑडिट भी करना नहीं करना। 44 AD का लिमिट को भी बढ़ाया गया है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। इस लिमिट को 3 करोड़ कर दिया गया है अगर 5% कैश ट्रांजेक्शन 5% से कम है तो 3 करोड़ तक भी आपको टैक्स ऑडिट नहीं कराना है। अगर आप 44 AD ऑप्ट करते हो तो और अपना प्रॉफिट 6% या 8% डिस्क्लोज कर देते हो तो ना आपको टैक्स ऑडिट कराना है ना आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है। लेकिन अगर आप इन एनी ईयर अगर आपने 44 AD ऑप्ट किया इन 1 ईयर, नेक्स्ट ईयर इन द सेकेंड ईयर अगर आप उससे ऑप्ट आउट कर जाते हो क्योंकि आप सोचते हो कि मेरा तो प्रॉफिट लेस देन 8% है तो मैं 8% प्रॉफिट क्यों दिखाऊं, तो आप सोचते हो कि हम 2% या 3% ही मेरा प्रॉफिट है तो मैं 8% बेसिक टैक्स क्यों दूं, तो आप सोचो कि मैं 3% प्रॉफिट दिखा के टैक्स ऑडिट करवा लेता हूं। तो अगर आपने ऑप्ट आउट किया 44 AD से और आपने 2% प्रॉफिट दिखाया और टैक्स ऑडिट करवाया तो उसके बाद वाले नेक्स्ट ईयर में नेक्स्ट 5 इयर्स तक आप 44 AD में नहीं जा पाओगे, आपको टैक्स ऑडिट ही करवाना पड़ेगा इवन आपका प्रॉफिट अगर ज्यादा भी है। इट मीन्स दैट इफ अ पर्सन हैज ऑप्टेड for a presumptive scheme of taxation under section 44 AD in any 1 year, then he has to remain in the umbrella of section 44 AD for the next 5 years. अगर उसने 44 AD आउट किया तो उसको उसी के अंदर में 5 साल तक रहना पड़ेगा। अगर if he goes out of the umbrella of section 44 AD in any one of the subsequent 5 years, then such person cannot take the shelter in the umbrella of section 44 AD for the next 5 years thereafter. जिस साल वो ऑप्ट आउट करता है उसके नेक्स्ट 5 इयर्स तक वो 44 AD को ऑप्ट नहीं। ये कॉन्सेप्ट को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज एज पर सेक्शन 44 AD 4 को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज इन द ईयर 21-22 द सेल्स टर्नओवर एंड ग्रॉस एसेट्स इज 1 करोड़। 1 करोड़ का सेल्स टर्नओवर है तो एंड दे ऑप्टेड फॉर 44 AD। 44 AD ऑप्ट किया उन्होंने बोला मैंने टैक्स ऑडिट नहीं करवाना, मेरा 1 करोड़ टर्नओवर है तो मैं 6% 8% प्रॉफिट दिखा देता हूँ। नॉट रिक्वायर्ड फॉर टैक्स ऑडिट और उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी नहीं मेंटेन करना एज द लिमिट इज 2 करोड़। 44 AD के लिए 2 करोड़ है, टैक्स ऑडिट के लिए 1 करोड़ है, पर उसने 6% और 8% प्रॉफिट दिखाने का सोचा और 44 AD को ऑप्ट कर लिया। अगेन इन द ईयर 22-23 उसका सेल्स टर्नओवर ग्रॉस एसेट्स इंक्रीज हुआ, ग्रॉस 1.5 करोड़, तो दे ऑप्टेड फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन एंड दे जो कि उसका प्रॉफिट 2% हुआ है तो वो विच इज लेस देन 6% और 8% चाहता है कि अपना 2% प्रॉफिट दिखाए, तो इस केस में वो टैक्स ऑडिट करवाना चाहता है तो उसने टैक्स ऑडिट करवा लिया। अब वो 23-24 में उसका सेल्स टर्नओवर 2 करोड़ हुआ, इस साल उसका प्रॉफिट ज्यादा हुआ
मतलब 10% 15% प्रॉफिट हुआ तो वो सोचता है कि मैं अपना प्रॉफिट 6% 8% दिखा के 4480 ऑप्ट कर लेता हूँ. तो नाउ इन दिस ईयर दे अगेन वांट टू ऑप्ट फॉर 4480 एंड वांट टू डिक्लेयर 6% 8% प्रॉफिट. क्या वो कर सकता है? नहीं. वंस द टैक्स पेयर ऑप्ट आउट फ्रॉम द 4480 he has to do the tax audit for the period of 5 years. नेक्स्ट 5 years तक उसको टैक्स ऑडिट ही करवाना पड़ेगा. एक बार वो 44 AD से ऑप्ट आउट हो जाता है तो वो फिर 44 AD में नेक्स्ट 5 years तक नहीं जा सकता. व्हाट कंस्टिट्यूट एन ऑडिट रिपोर्ट? ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या मतलब कौन कौन से फॉर्म होते हैं? टैक्स ऑडिटर शेल फर्निश हिज रिपोर्ट इन प्रेस्क्राइब फॉर्म which could be either form 3CA or form 3CB. मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म 3CA को फर्निश करता है, मतलब वेरीफाई करता है और अटेस्ट करता है फॉर्म 3CA को और फॉर्म 3CB को. फॉर्म 3CD एनेक्शियर पार्ट है, सब ऑडिट रिपोर्ट में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में जाता है. फॉर्म 3CA के साथ भी फॉर्म 3CD जाता है. ये एनेक्शियर पार्ट है जो कि सारा डिस्क्लोजर उसका जाता है जो उसने वेरीफाई किया था चार्टर्ड अकाउंटेंट ने. टैक्स ऑडिट शेल फर्निश हिज रिपोर्ट इन प्रिस्क्राइब फॉर्म which could be either form 3CA or form 3CB or form 3CE. form 3CA किसके लिए होता है? is furnished when a person carrying on business or profession is already mandate to get his account audited under any other law. अगर वो फॉर्म 3CA उसका उस पर्सन का होता है जो बिजनेस करता है और जो प्रोफेशन करता है और वो किसी अदर लॉ के कारण जैसे कि कंपनी लॉ हुआ, जीएसटी लॉ हुआ या किसी भी कारण उसको ऑडिट करवाना पड़ता है तो उसके लिए फॉर्म 3CA कंपनी एक्ट के हिसाब से कंपनीज पे जनरली फॉर्म 3CA एप्लीकेबल होता है. इंडिविजुअल्स के लिए और वो अगर कोई एनी अदर लॉ में ऑडिट करवा रहे हैं तो उसके लिए भी फॉर्म 3CA होता है. फॉर्म 3CB इज फर्निश्ड व्हेन अ पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन जिसको किसी अदर लॉ में ऑडिट नहीं करवाना पड़ता है, जो सिर्फ इनकम टैक्स में ही ऑडिट करवाता है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट ही बनता है जिसका, उसके लिए फॉर्म 3CB जाता है. जनरली प्रोप्राइटरशिप कंसर्न इंडिविजुअल्स जिनका लिमिट क्रॉस हो जाता है पर उनको कोई अदर लॉ के अंदर ऑडिट नहीं करवाना पड़ता है तो उनके लिए फॉर्म 3CB जाता है. फॉर्म 3CE फर्निश कौन करता है, किसके लिए जाता है? फॉर व्हेन नॉन रेसिडेंट एंड फॉरेन कंपनीज रिसीव रॉयल्टीज और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस फ्रॉम द गवर्नमेंट और इंडियन कंसर्न. सबके लिए 3 फॉर्म ऑडिटर फर्निश करता है और उसके साथ अटैचमेंट जाता है फॉर्म 3CD का जिसमें कि विच फॉर्म द पार्ट ऑफ ऑडिट. इनकम टैक्स और टैक्स ऑडिट करवाने का लास्ट डेट, the last date for completion of income tax audit is 30th September 2024 for the financial year 23-24. In case assessee covered by the profession of transfer pricing audit, अगर उसका transfer pricing का audit है तो last date for completion of tax audit will be 31st October 20. पेनल्टी फॉर ऑफ नॉन फाइलिंग और डिले इन फाइलिंग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट. क्या पेनल्टी लगती है? इफ द टैक्स पेयर इज रिक्वायर्ड टू गेट द टैक्स ऑडिट डन, अगर उस पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है बट फेल्स टू डू सो तो उस पर पेनल्टी लगेगी. लोअर ऑफ द फॉलोइंग मतलब लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग में बी लेविड एज पेनल्टी 0.5% ऑफ द टोटल सेल्स टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स और ₹1,50,000 दोनों में से जो कम होगा उतना उस पे पेनल्टी लग जाएगा. However, if there is a reasonable cause of such failure, no penalty shall be levied under section 271B. अगर कोई रीजनेबल कॉज है फेलियर का तो उस पर कोई पेनल्टी लेवी नहीं होगी. रीजनेबल कॉज जो कि ट्राइब्यूनल एक्सेप्ट कर पाए फॉर डिले इन फाइलिंग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, अगर वो रीजनेबल और सफिशिएंट कॉज है तो उस पर पेनल्टी नहीं लगेगी. अगर नेचुरल कैलेमिटीज के कारण ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज देयर इज डिले इन फाइलिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, रेजिग्नेशन ऑफ टैक्स ऑडिटर एंड कंसिक्वेंट डिले, रेजिग्नेशन ऑफ अकाउंट्स और की एम्प्लॉइज, labor problems such as strike, lockout or for an extended period, loss of accounts because of situation beyond the control of the SC, physical inability or death of the partner in charge
ऑफ द अकाउंट। अगर ये सब सिचुएशन है, अगर उसमें उसके कारण डिले हुआ है जो कि बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एसएससी था, तो उस पर कोई पेनल्टी नहीं लगती। अगर जेन्युइन रीजन है तो पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर अनजेन्युइन रीजन के कारण डिले करता है तो पेनल्टी लग जाएगी। लोअर ऑफ द फॉलोइंग 0.5% of the total sales turnover gross receipts or rupees 1,50,000 whichever is lower. Cases where the accounts of a person are required to be audited under any other law. In such case, the taxpayer need not get his account again audited and for income tax purpose. It is sufficient if the accounts are audited under any other law before the due date of filing returns. The taxpayer can furnish this prescribed audit report under the income tax law. अगर बिजनेस लॉस हुआ है, in case of loss for carrying on business and not opting for presumptive taxation, उसको लॉस हुआ है, लॉस के केस में अगर उसका ग्रॉस रिसीट्स एक्सीड करता है 1 करोड़ और इफ द टैक्स पेयर टोटल इनकम एक्सीड द बिजनेस एग्जेम्पशन लिमिट बट ही हैज इनकर्ड अ लॉस फ्रॉम कैरिंग ऑन बिजनेस और वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट नहीं करता, उसको लॉस हुआ है फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस। इन केस ऑफ लॉस फ्रॉम बिजनेस व्हेन द सेल्स टर्नओवर और ग्रॉस एक्सीड 1 करोड़ द टैक्स पेयर इज सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB। अगर टैक्स पेयर का टर्नओवर एक्सीड करता है 1 करोड़ और उसका प्रॉफिट है लॉस, प्रॉफिट नहीं हुआ, उसको लॉस हुआ है, नेट प्रॉफिट नहीं होके उसको लॉस हुआ है, तभी भी वो टैक्स ऑडिट के लिए एलिजिबल है, उसको भी टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। Thanking you for watching my video. If you like, please share.